राहुल जी, सरकार ने बीबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उस पर क्या कहेंगे, जरा बताइए ना। There is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. सप्रेशन ऑफ वॉइस, वाह क्या बात। चलिए अब इनके नए वाले गुरु भारत जोड़ो यात्रा वाले जयराम रमेश जी से पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे साहब आप। सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खेड़ा जी, आप ना जरा शेरो शायरी के अंदाज में ये बताइए कि ये छापे पर क्या कहा जाए। वैसे कांग्रेस वाले तो लगता है शायरी करते ही नहीं है, क्या कहेंगे। अमूमन हम लोग शेर व शायरी से बचते हैं, मैं तो कम से कम बचता हूँ। कोई बात नहीं, ये जो बीबीसी वाला मामला है उस पर थोड़ा सा तो बनता है ना, तो कोई शेरो शायरी के जरिए बताइए ना। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अरे वाह क्या बात है, लेकिन इस शायरी का अर्थ क्या है उसका भी तो खुलासा कीजिए। यहाँ मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ। सच में मजा आ गया खेड़ा साहब। लेकिन अब आप तथ्यों पर आइए। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी पर छापा मारा, सर्वे किया, वो कार्रवाई गलत थी क्या, कुछ खुलासा कीजिए। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। अच्छा, तो ये प्रॉफिट लॉस का मामला नहीं है, तो ये जानना जरूरी है कि ये बीबीसी आखिर चलता कैसे है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। सही बात। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इसमें क्या लेना देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, तो भारत का ही लेना देना नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो छोड़ दीजिए। वैसे दिग्विजय साहब, आप क्या इससे सहमत हैं? बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई फिर तो वाकई बड़ा गंभीर मामला हो गया। अब चलिए केजरीवाल के एक मंत्री जी से पूछ लेते हैं। आतिशी जी, आप क्या कहेंगी इस पर। भारत की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। ये डराने धमकाने की बात मत कीजिए आतिशी जी। और वैसे भी ये जो सर्वे हुआ या छापा पड़ा, ये तो वैलेंटाइन डे के दिन पड़ा था, याद है कि नहीं। तो एक सवाल दूसरे मंत्री महोदय से पूछ लेते हैं। सौरभ भारद्वाज जी से क्या कहेंगे। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है, थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। सौरभ भारद्वाज जी, ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने का ठेका है ना, वो तो राहुल गांधी ने ले रखा है। आप तो सीधा ये बताइए, बीबीसी छापे को लेकर जो भी कहना वो खुलकर बताइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब ममता दीदी से भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहेंगी। जो बीबीसी पर छापे पड़े उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। This is very unfortunate and this is a political vendetta. जयंत चौधरी साहब, आप भी कह डालिए। Never before had such a campaign, a hate campaign been run against such a media organization as we have seen. अच्छा, तो इससे बड़ा नफरत वाला अभियान, फिर नफरती वाली बात आ गई, किसी भी मीडिया संस्थान पर नहीं चलाया गया। वैसे ओवैसी साहब, आप भी कुछ कहेंगे। जमहूरियत के लिए, एक जमहूरियत के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस आज़ाद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, फ्रीडम ऑफ प्रेस आज़ाद होना चाहिए। ये तो वही स्टाइल है ना, जब लोग बोलते हैं सबसे बेस्ट चाहिए, बेस्ट भी कहेंगे और सबसे बेस्ट भी कहेंगे। लेकिन आप ये जो सारे बयान है ना, नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। तेजस्वी जी, बीबीसी पर हुए छापे को लेकर आप क्या कहेंगे। जो खिलाफ में रहेगा, भाजपा जो है इसी तरीके से जो है डराएगा, धमकाएगा। वैसे सबसे मजेदार कमेंट दोस्तों नीतीश कुमार जी का होता है, बड़ा गजब होता है। आपको कोई भी बयान सुनाऊंगा ना, आप एकदम आश्चर्य से भर जाएंगे। किसी भी पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो बात बोलते हैं ना, आप बोलेंगे ये गलत था तो उसमें ही पिट हो जाएगा, आप बोलेंगे अच्छा था तो उसमें ही पिट हो जाएगा। तो उनसे जब सवाल पूछा गया बीबीसी पर हुए छापे को लेकर, छापा कब पड़ा था याद ही होगा, तो उन्होंने क्या कहा था एक बार सुन लीजिए। अच्छा उसके बारे में, हाँ तो उसके बारे में कोई चीज बोल रहा था, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये स्टाइल है उनका। मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ कई जगहों पर, पता करने वाली बात।
और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। अगर वो उसका विरोध करते माने समर्थन कर रहे होते छापे का या सर्वे का, तब भी फिट हो जाता जो मैं अभी सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने विरोध में ये बयान दिया था। आप सुन लीजिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है जो दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात आप समझ लीजिए। लेकिन अब दोस्तों ये खुलासा हो चुका है कि बीबीसी ने भारत में टैक्स की चोरी की है, ये खुलासा हो गया है। और इतना ही नहीं, बीबीसी ने एजेंडा चलाया। बीबीसी यहाँ सिर्फ व्यवसाय करने आई थी, बिजनेस करने आई थी। इसके अलावा ये भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से बीबीसी पूरी दुनिया में कई जगहों के उदाहरण हैं मेरे पास जहां गुप्तचर संस्था के तौर पर काम करती है। कई जगह कार्रवाई की गई। आज मैं पूरे डेटा के साथ, अलग अलग देशों के न्यूज़ के साथ और यहाँ की भी खबरें लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो भी नेता है ना, जिन्होंने बीबीसी का बचाव किया और इसके लिए अपने देश को बदनाम करने से भी नहीं चूके, आज उन सब के मुंह सिल गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के वीडियो में मैं लेफ्ट लिबरल गैंग के सबसे बड़े इकोसिस्टम में जो सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है बीबीसी, उसके काले कारनामों की चर्चा करूंगा। जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ राज है ना, उसे खोलने की कोशिश करूंगा, तथ्यों के साथ, न्यूज़ क्लिपिंग्स के साथ और कई तरीके के पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों वो कबूलनामा जिसमें इसने कहा है कि वो भारत में बिना बताए दूसरे देशों से धन लाकर पत्रकारों से काम करवाता था। सिर्फ दूसरे देश से धन ही नहीं लाता था, बल्कि जानते हैं यहाँ के कानून का उल्लंघन भी किया है। देश के अंदर टैक्स की चोरी की है और इसे स्वीकार किया है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। अभी जो आपको इंट्रो में मैंने इतने सारे बयान सुनाए ना, आप उसको बड़े ध्यान से अपने मन में रखिएगा दोस्तों, तभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा गुनाह है। और ये बीबीसी का खुद का कबूलनामा है। और जानते हैं बीबीसी के इस काले कारनामे पर सरकारी एजेंसियों की नज़र तब पड़ी जब इसी साल बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 2002 के गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, ध्यान रखिए। उसके बाद भी इंटरव्यू के आधार पर सिर्फ अपनी मनमर्जी के लोगों का इंटरव्यू करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को, जो इस देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है, उस पर भी सवाल उठाया। ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो बीबीसी ने क्या किया, आप पहले इस बात को समझिए। बीबीसी ने न केवल इस देश की संप्रभुता को चुनौती दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा करने का काम किया। और ऐसे में भारत सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस बात के कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाए। लेकिन बैन करने के बाद भी क्या हुआ, आप सब ने देखा। इस देश में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हर जगह इसकी स्क्रीनिंग की। ये भी स्टोरी आप देख चुके हैं। लेकिन खैर उस बात पे हमें नहीं आना है। उसी दौरान बीबीसी के भारत स्थित कार्यालयों में जो गोरख धंधा चल रहा था ना, उसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों को मिल चुकी थी। ये भी जानकारी मिल गई थी कि बीबीसी दूसरे देशों से धन लेकर भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, भारत में दिल्ली और बॉम्बे स्थित, मुंबई में जो इसका कार्यालय है बीबीसी का, वहाँ पर सर्वे शुरू किया गया। आप चाहे तो छापेमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य भाषा में इसे लोग छापेमारी ही कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस देश के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। कई सारे तो मैंने आपको बयान दिखा दिए, कुछ चीज़ें यहाँ आपको दिखा देता हूँ सीक्वेंस में। देखिए कांग्रेस का क्या कहना है। हम यहाँ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि प्रेस फ्रीडम पर अटैक हो रहा है। आप देख लीजिए केजरीवाल का। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने वैचारिक आपातकाल बता दिया।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत से मीडिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने इसे गलत बताया और खूब आलोचना की। अब मैं आपको पत्रकारों की चीज़ें दिखाता हूँ। आपको बहुत ही गंभीरता से इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार की एक नीति का नहीं है, सरकार के एक फैसले का नहीं है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता, भारत की सर्वोच्च अदालत की विश्वसनीयता और यहाँ की संप्रभुता को चुनौती देने की है। आप देखिए, भारत के संपादकों की संस्था एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बदले की भावना से किया गया है। ये कार्रवाई 2 डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के तुरंत बाद की गई है। और उसी तरीके से जब भारत में एडिटर गिल्ड और पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम लग जाएगा तो बाकी दुनिया के देश के जो मीडिया संस्थान हैं वो क्या करेंगे। आप देखिए रॉयटर्स ने क्या लिखा, BBC रेट शो इंडिया श्रिंकिंग मीडिया फ्रीडम अंडर मोदी। देख लीजिए। अल जजीरा ने क्या लिखा, इंडियन टैक्स एजेंट्स रेड BBC ऑफिसेस इन वेक ऑफ मोदी डॉक्यूमेंट्री। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे बदले की कार्रवाई बताया। और मीडिया संस्थानों के अलावा बड़े ध्यान से देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा कि G20 के देशों के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करें। अब सोचिए, G20 के देश बताएंगे कि आपको देश कैसे चलाना है, भारत की जनता तय नहीं करेगी। ये है रैकेट। आगे बढ़िए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। मतलब भारत को बदनाम करने का ये सिर्फ एक सरकार का नहीं है, आप ये ध्यान रखिए, पूरी भारतीय व्यवस्था का, संप्रभुता का, यहाँ की सर्वोच्च अदालत का, इन सब को बदनाम करने की ये पूरी की पूरी मंडली इकट्ठी हो गई थी। अब देखिए, इसी साल 14 फरवरी को ये सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हुई। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री आ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो झूठा नैरेटिव बनाने का खेल शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। उस दौरान क्या हुआ मैं उन चीज़ों में जा नहीं रहा दोस्तों, लेकिन सरकार ने अपना काम जारी रखा। और इसी को कहते हैं, इस जनतंत्र में मोदी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो क्यों मतलब अडिग है। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा, मोदी जी ने अपना काम जारी रखा। इस देश की संस्थाएं निर्भीक रूप से बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करती रहीं और BBC के खिलाफ केस दायर करके जांच शुरू कर दी गई। और आज ये बात साबित हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सच थी और BBC झूठा था। ये बात खुद BBC ने स्वीकार की है कि उसने करोड़ों रुपए इस देश में लाकर प्रोपेगेंडा किया, उसे छिपाने के लिए आयकर भी नहीं दिया। अभी देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल भी हैं कि एक आध जगह मैंने ये भी पढ़ा कि BBC की चीज़ आई नहीं है, लेकिन भारतीय कर व्यवस्था में इतनी सहूलियत नहीं है कि आप चुरा लें और एक विदेशी मीडिया संस्थान फिर जाकर एक चिट्ठी लिख दे कि भैया हमसे गलती हो गई। अभी तो देखिए इसमें क्या कुछ होने वाला है। अभी तो डॉक्यूमेंट्री बैन हुआ है ना, ये मामला जिस तरीके से आ रहा है, अगर BBC ही बैन कर दिया जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और इसका काम भी वैसा है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि BBC या उसके नैरेटिव में साथ देने वाले मीडिया संस्थान जिस नैतिकता और अधिकार की बात करते हैं, उसी नैतिकता और अधिकार को आधार बनाकर BBC गलत काम करता है। इस तरह की पत्रकारिता करता है जो जासूसी है। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप रिपोर्ट देखिए। कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट आई कि BBC चीन की सरकारी कंपनी ह्यूएई कंपनी के लिए काम करता है। सरकारी कंपनी है, आप ये रिपोर्ट में देख लीजिए। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैश के बदले इस कंपनी के लिए प्रोपेगेंडा का काम BBC करता है। आप सोचिए, पैसे लेकर प्रोपेगेंडा चला रहा, और किसका? चीन की सरकारी कंपनी का। और इस बात को खुद BBC ने भी स्वीकार किया कि वो ऐसा अपनी वैश्विक सेवाओं को जारी रखने के लिए करता है। इस साठ गांठ के ही धन से देशों में संस्थान चलाता है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए भारत सरकार ने चीन की किसी एक संस्था को बैन कर दिया। अभी तो बहुत सारी कंपनियों को बैन किया। अब वो अगर पैसा दे दे BBC को उधर से चीन जा कर के
कि आप भारत सरकार को बदनाम कीजिए, तो सरकार तो बदनाम हो जाएगी किसी भी मुद्दे पे। वो तो कुछ भी उठा सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है, यहाँ तो कमी नहीं है भाई। एक आंदोलन खत्म होता है तो दूसरा आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये तो आप पूरा पैटर्न देख रहे हैं ना दोस्तों। और सिर्फ मैंने अभी चीन की बात की है, लेकिन ये कंपनी बीबीसी दूसरे देशों में भी जासूसी का काम करती है। अब कैसे, आप देखिए, क्योंकि इन सब का खर्चा कैश में ही आता है। अल्जीरिया में ये रिपोर्ट देखिए, बीबीसी के रिपोर्टर को इसलिए देश से निकाला गया कि वो जासूसी करता था। आप रिपोर्ट देख लीजिए। इसी तरह कैमरून ने बीबीसी के पत्रकार को जासूसी के आरोप में निकाल दिया था। अब ज़रा आप ये भी खबर देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी यूएई की सरकार को ये बताती है कि बीबीसी के पत्रकार उनके देश में क्या करते हैं, इस पर कैसे नज़र रखी जाए, क्योंकि बीबीसी के पत्रकार एक गुप्तचर से कम नहीं है। बहुत हैरान करने वाली खबर है दोस्तों, कभी आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन आप देख लीजिए, ये बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पत्रकारों के ज़रिए बीबीसी एक देश के लिए दूसरे देश में जासूसी करवाता है, इसीलिए सरकारें उन पर नज़र रखती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे रखते हैं, खुद ब्रिटेन की सरकार ने कई चीनी पत्रकारों को जासूसी के आरोप में देश से बाहर निकाल दिया। और पिछले महीने ही दिल्ली में एक पत्रकार और नेवी अधिकारी को जासूसी कांड में गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो कहानियां हैं दोस्तों। अब इतनी सारी कहानियां सामने रखने के बाद, बीबीसी के कबूलनामे के बाद भी क्या कहीं से भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी बड़े विपक्षी नेता की जुबान से आपने एक शब्द भी सुना? साथियों, बीबीसी का कबूलनामा ये बताता है कि वो विदेश से पैसे लाकर इस देश में मीडिया संस्थान चलाने का काम करता है। यहाँ लोगों को पत्रकारिता के नाम पर नौकरी दी जाती है और पत्रकारिता के नाम पर वो सब काम किए जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। और बीबीसी का कबूलनामा ये भी बताता है कि वो एक ऐसा अनैतिक मीडिया संस्थान है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब इस देश की विपक्षी पार्टियों को ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि वो सत्ता के खिलाफ जो भी कदम उठा रहे हैं या जिस प्रकार से भी आलोचना कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, कहीं उसमें वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ ही तो नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बीबीसी का साथ दे रहे हैं तो आप सरकार की मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं, आप तो भारत की ही मुखालफत कर रहे हैं। और इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है उसके नाम पर बीबीसी वास्तव में कलंक है। और ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिखाए ना, वो इसी ओर इशारा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।